हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप लोग सब अच्छे से हैं, बढ़िया हैं, मस्त हैं। चलो आ जाओ, शुरू हो जाओ। आज हमारा सेट नंबर 13 है। अब हम लोग अपना करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो आज क्या है, पहले आपसे पूछ रहा है एरर निकालने के लिए। ठीक है, तो ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है। 2017 के क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 2017 के क्वेश्चन हम लोग। तो टू मैन वर क्वारलिंग। ओके, दे आर, जो दो आदमी हैं वो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। टू मैन, ये आप जानते हो ये प्लूरल हो गया है, तो ये इसका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, सॉरी वर्ब हो गया। विद वन अनदर क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ओन। ओके, क्वेरल करना मतलब आपस में वाद विवाद करना, डिस्प्यूट करना ना, आपस में झगड़ा करना, क्वेरल करना। ओके, तो जो दो आदमी हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, क्वेरल कर रहे हैं ना, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। और वो किस बात के ऊपर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि जो ये वॉच है ना, एक सेम वॉच को उठा के वो दोनों कह रहे हैं कि ये मेरी है या ये मेरी है। ओके, अब देखो जब भी हमें एरर निकालना होता है तो आप कैसे एरर निकालेंगे। आप ये चेक करिए कि यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है। तो यहाँ पे ये आपकी वर्ब है। ओके, वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म है, आपका एक्टिव में दिया हुआ है टेंस। ठीक है, नाउ सी वन थिंग, आप देख सकते हैं कि वहां पे वन अनदर लिखा हुआ है, ये वन अनदर लिखा हुआ है। ठीक, अब आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे देख लीजिए। एक शब्द होता है वन अनदर और एक होता है आपका ईच अदर। आप वन अनदर तब लगाते हैं और ईच अदर कब लगाते हैं, ये चीजें हमें अब जाननी है। ईच अदर, जब आप दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं ना, तो आप ईच अदर की बात करेंगे। जब आप दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं तो आप ईच अदर की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ईच अदर है कि वन अनदर, कि वो एक से ज्यादा हो गया है कि वो एक से कम है। मतलब एक से ज्यादा है कि यहाँ पे दो लोग हैं ना, सिर्फ दो ही लोग आपस में झगड़ रहे हैं, दो से ज्यादा लोग थोड़ी ना, ग्रुप थोड़ी ना आपस में झगड़ा कर रहा है। दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ओनली टू पीपल। सिर्फ दो लोग आपस में क्वेरल कर रहे हैं, तो दो लोग जब क्वेरल कर रहे हैं तो वहां पे ईच अदर आएगा। अगर दो से ज्यादा लोग आपस में क्वेरल कर रहे होते तो वहां पे वन अनदर आता। So only two people ना, उस the two men were quarreling with one another, तो one another नहीं आएगा क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है। ये जो one another है ये इन दो लोगों के लिए है, तो यहाँ पे one another ना के यहाँ पे each other है। समझ में आया? So two men were quarreling with one another with each other, claiming the same watch as their own। तो वहां पे क्या आएगा, each other। ठीक है, ईच अदर आएगा क्योंकि जब आप दो लोगों की बात करोगे तो ईच अदर लगाओगे, लेकिन जब आप दो से अधिक की बात करोगे तो आप वन अनदर लगाओगे। और हम यहाँ पे दो की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम ईच अदर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी में हमारे गलती है। एक बार देख लीजिए, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एवरी Everybody knows that Bhutan is the most peaceful of all other countries of the world. Everybody knows that। देखो, everybody, somebody, है ना, nobody, ये जो सारे शब्द होते हैं ये सारे के सारे आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। एवरीबडी नोज दैट, तो ये जो है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर है तो नो आपका सिंगुलर वर्ब हो गया। ओके, हर एक व्यक्ति ये जानता है, क्या जानता है, ये आपका यहाँ पे सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। ये आपके सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। क्या जानता है कि जो भूटान है ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, उसके लिए सिंगुलर वर्ब आ गई। तो भूटान इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे मोस्ट पीसफुल लगा दिया है। मोस्ट पीसफुल का मतलब हो गया कि यहाँ पे हम इसको सुपरलेटिव डिग्री बना दी हमने। सुपरलेटिव का मतलब क्या होता है कि जब आप उसको, जब कंपेयर करते हैं दो लोगों के बीच में, लेकिन जब आप उसे सबसे अलग कर देते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो गया है, सुपरलेटिव डिग्री लगा दिया है। और याद रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ में
हम अदर का प्रयोग नहीं करते। सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम अदर का प्रयोग नहीं करते, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हम अदर का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हम अदर का यूज करते हैं, लेकिन सुपरलेटिव के साथ हम अदर का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे अदर नहीं आएगा। तो कैसे बनेगा? एवरीबडी नोज दैट भूटान इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारी गलती है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मूव ऑन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हायर यू क्लाइम द मोर डिफिकल्ट इट डैश टू ब्रीथ। ओके, अब नाउ यू नीड टू रिमेम्बर यहाँ पे क्या होता है, द हायर यू क्लाइम। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका क्या है, ER लगा है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, फिर ये आपका सब्जेक्ट है, और फिर ये आपकी वर्ब है। अब आप देख सकते हैं, जो यू है हमारा, यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो यू के साथ में हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लाइम जो है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो द हायर यू क्लाइम, फिर यहाँ पे देखो, फिर आगे का जो बनेगा वो भी सेम ऐसा ही बनेगा। तो फिर आपका मोर डिफिकल्ट बन के ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के साथ में हमारी इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ हमें सिंगुलर वर्ब की जरूरत है। अच्छा, हमें प्रेजेंट में चाहिए, ये हमारा प्रेजेंट में है, तो हमारी वर्ब भी वहाँ प्रेजेंट में होगी, तो बिकेम नहीं आ सकता है, हैज बिकम नहीं आएगा। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही फिल करना होगा। तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, बिकम्स। The higher you climb, the more difficult it becomes to breathe. ठीक है, तो the higher you climb, the more difficult it becomes to breathe. देखो यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पे भी ये कंपैरेटिव डिग्री को हमने मेंटेन किया है, तो सब्जेक्ट आया, उसके साथ में हमने अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट को मेंटेन करते हुए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, तो यहाँ भी हम अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट को मेंटेन करते हुए अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, नेहा हैज बीन क्राइंग दैट मॉर्निंग। अच्छा, अब हम लोगों का दो होता है, एक होता है हमारा फॉर और एक होता है हमारा सिंस। फॉर एंड सिंस को हम, जैसे हम लोग अपना जो सिंस होता है वो हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, लेकिन जो आपका फॉर होता है वो एक आपका ड्यूरेशन बताता है। ठीक है, तो मॉर्निंग जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेहा हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो जो वो है वो 2 घंटे मॉर्निंग से रो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम है वो। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, नेक्स्ट वर्ड में आपको बताना होगा, ओके एक सेकंड ना, इसकी डायरेक्शन चेंज है, इसकी डायरेक्शन में आपको, डायरेक्शन इसकी ये नहीं है, ये इसकी डायरेक्शन नहीं है, इसकी डायरेक्शन में आपको बताना है सिनोनिम, इसका आपको मीनिंग बताना है। क्या बताना है आपको, मीनिंग। ठीक है, तो ऑप्यूलेंट का मीनिंग क्या होता है, ऑप्यूलेंट का मीनिंग होता है रिच। ऑप्यूलेंट का मतलब होता है लग्जूरियस। ऑप्यूलेंट का मतलब क्या होता है, लैविश। और ऐसे लोग जो अमीर होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, जैसे हम लोग उनको कहते हैं टाइकून, क्या कहते हैं उनको, बिजनेस पर्सन्स, और क्या कहते हैं उनको, हम कहते हैं मैग्नेट। ये हम कहते हैं रिच पर्सन्स को। और ऑप्यूलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, रिच है, लग्जूरियस है, लेविश है, कोपियस है। कोपियस का मतलब बहुत हाई अमाउंट में है। ठीक है, और अबंडेंट है।
प्लेंटीफुल है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने जाना कि ओप्यूलेंट का मतलब क्या होता है, रिच होना, लग्जूरियस, लैविश, कोपियस और अबंडेंट, प्लेंटीफुल, अम्पटिन, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया बहुत ज्यादा होना, रिच होना। तो और ये तो ग्लोमी का मतलब तो सैडनेस होता है, सैड होता है ग्लोमी का मतलब। फेक का मतलब क्या हो गया, ऑथेंटिक नहीं है ना, ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, बोगस है, फेक है, बोगस है, ठीक है, फेक है, ओरिजिनल नहीं है, ऑथेंटिकेट नहीं है, लेजिटिमेट नहीं है, बोगस है, ठीक है। और ग्लोमी मतलब सैड है, रिच का मतलब हो जाएगा कोपियस होना, बहुत ज्यादा होना, अबंडेंट, प्लेंटीफुल, लग्जूरियस, लैविश। और वो इंसान जो बहुत ज्यादा रिच होते हैं, जिन्हें बिजनेस पर्सन हम लोग कहते हैं, वो मैग्नेट हैं, आपके टाइकून्स हैं ना। और तो आई होप आपको समझ में आ गया कि यहाँ से आपको ये मीनिंग पूछा था, इस शब्द का मीनिंग आपको बताना है। तो मीनिंग क्या बन जाएगा इसका, रिच, ठीक है, रिच इसका सही आंसर हो जाएगा। सेल्फिश लोग कौन होते हैं, ईगोइस्ट लोगों को, ईगोइस्ट लोग जो होते हैं उनको हम सेल्फिश कहते हैं ना, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ये लोग, है ना। एरोगेंट होते हैं, अपने अपने काम को लेके अपना ही काम उनको करना होता है, बाकी दे आर एरोगेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन। इसमें भी आपको मीनिंग बताना है इसका। तो मोरोस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जान लेते हैं, मोरोस का मतलब क्या होता है। तो मोरोस का मतलब क्या हुआ, देखो, मोरोस का मतलब होता है सैड, बहुत ज्यादा, है ना, सर सैड हो आप, कैसे फील कर रहे हो, डिजेक्टेड, डिजेक्टेड। अगर कोई आपको रिजेक्ट कर दे तो आप कैसा महसूस करोगे, बहुत दुखी महसूस करोगे आप, ठीक है। कैसा महसूस करेंगे आप, ग्लोमी, डोलफुल, डोलफुल का मतलब होता है बहुत सैड फील करना। एक शब्द होता है ग्रीन और एक शब्द होता है ब्लू। ब्लू जो होता है ये आपका इंडिकेट करता है सैडनेस को, लेकिन जो ग्रीन है वो आपका इंडिकेट करता है जो क्या होते हैं, कच्चे होते हैं, यानी अपने फील्ड में क्या है वो, रॉ है, अभी न्यू है अपने फील्ड में, न्यू है ना। कैसे हैं वो, कैलो है, न्यू मतलब अभी अपने फील्ड में क्या है, अनएक्सपीरियंस्ड है, कैलो है, अनसोफिस्टिकेटेड है, क्लमजी है। क्लमजी का मतलब होता है बेढंगा होना, बेढंगे हैं अभी। और क्या हो जाएगा, अनसोफिस्टिकेटेड है, अनसोफिस्टिकेटेड है, ठीक है, अनएक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, नोवाइस है, ठीक है। और कैसे हैं अभी, नियोफाइट है, इनएप्ट है, अभी एप्ट नहीं है अपने काम से लेके, ठीक है। अभी कैसे हैं, अभी परफेक्ट नहीं है अभी। तो ये तो मैंने आपको बता दी ग्रीन को लेके, अगर ग्रीन है ना तो ग्रीन का दिखाता है अभी रॉ है वो चीज, ग्रीन। लेकिन ब्लू जो है वो दिखाता है आपका सैड है अभी चीज, कैसी है अभी वो चीज, डोलफुल है, डोल है, डोल का मतलब दुख होता है, ग्लोमी है, सैडनेस है, डिजेक्टेड है, डेस्पोंडेंट है, सर्वाइव है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ग्लोमी। हाँ, फ्लैटरर करना मतलब किसी की चापलूसी करना, फ्लैटरर मतलब किसी की चापलूसी करना, फ्लैटरर करना मतलब किसी की चापलूसी करना। फ्रेंडली मतलब एमिएबल, अच्छा है ना, दोस्ती लायक है, एमिएबल है, फ्रेंडली है, ठीक है। और शेवी का मतलब हो जाएगा वो पर्सन कैसा है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, प्रूडेंट है, सगेशियस है। पर्सन कैसा है, बहुत सगेशियस है। लेकिन हमसे तो मैंने आपको सारे शब्द बता दिए, लेकिन आपसे पूछा है मोरोस का सिनोनिम बताना, आंसर क्या बन जाएगा, ग्लोमी, ग्लोमी का मतलब सैड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, in the following questions out of the four alternatives select the word opposite in the meaning, जो इनके opposite में है। ओके, इर्थ का पहले मीनिंग जानेंगे तभी तो आप opposite बता पाओगे।
इर्क का मतलब होता है इरिटेट करना, इर्क इरिटेट, इर्क इरिटेट, प्लीज डोंट इरिटेट मी, है ना, इरिटेट, इर्क इरिटेट करना किसी को, क्या करना, उसको अनोय करना, परेशान करना, अनोय करना, परेशान करना, ठीक है। और इरिटेट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इरिटेट, अटैक कर रहे हो आप किसी को ऊपर, किसी के ऊपर आक्रमण कर रहे हो आप, डिस्करेज करना, डिस्करेज करना मतलब उसको क्या करना, डिसहार्टन करना, है ना, उसकी उसकी जो एंथुजियाज्म है, जो उसकी एनर्जी है, उसको लो कर दिया आपने, उसकी एनर्जी को लो कर दिया। और प्लीज करने का मतलब होता है किसी को शांत करना, मतलब सूद करना, किसी को शांत करना, सूद करना, पैसिफाई, उसको कैसे कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो आप, उसको काम कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, मॉलिफाई, मॉलिफाई का मतलब किसी को रिलैक्स करना, काम करना, सूद करना, पैसिफाई करना। और यहाँ पे है किसी को इरिटेट करना, इरिटेट का उल्टा क्या जाएगा, किसी को शांत करना, रिलैक्स करना, तो यानी कि प्लीज हमारा इसका आंसर बनेगा, ठीक है। इर्क का मतलब हुआ इरिटेट, टू इरिटेट समबडी, एंड प्लीज का मतलब हुआ उसको शांत करना, उसको रिलैक्स करना। दैट मीन्स कि फिर आपका पैसिफाई, मॉलिफाई, रिलैक्स, असुएज, प्लेसिड, ये सारे इसके सिनोनिम बन जाएंगे। तो फिर ये आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि इसने हमसे पूछा है, इसका हमें ओपोजिट बताना है, ओपोजिट बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और सिनोनिम पूछा होता तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बन जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, इसमें भी आपसे क्या पूछा है, ओपोजिट पूछा है इसका, ठीक है। ओके, तो अब देखो इसका मतलब क्या होता है, ब्रॉड्स, ब्रॉड्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समथिंग विच इज स्ट्रेंज, समथिंग विच इज स्ट्रेंज, समथिंग विच इज थोड़ी भद्दी है, पेक्यूलियर भी हो गया, पेक्यूलियर, पेक्यूलियर का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेंज है, ठीक है। कैसी है, स्ट्रेंज है, पेक्यूलियर है, ईगो से मतलब इसेंट्रिक है ना, और थोड़ी क्या है वो, absurd है, बेतुकी है, ऑड है। देखो ये जो आपका क्वेर है, इसका मतलब ही होता है स्ट्रेंज है, ठीक है, स्टैंडर्ड से हटके है, एबिरेशन है, एबिरेशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड से आपका डेविएशन हो गया है उसका, थोड़ा कैसा है वो, इरिटेटेड है, समथिंग विच इज खराब है, गलत है ना। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, प्लेन है, नॉर्मल है, कोई चीज नॉर्मल हो गई है वो उसके, यहाँ पे क्या है, ये अबनॉर्मल है, ये चीज क्या है, ये अबनॉर्मल है। लेकिन तो नॉर्मल, प्लेन होना मतलब नॉर्मल होना, प्लेन होना मतलब नॉर्मल होना, तो वो चीज क्या है आपका, नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। लेकिन आपका अदरवाइज कैसा है, वो पेक्यूलियर है, absurd है, ऑड है, स्क्वायर है, एबिरेशन है, बहुत सारा क्या है उसमें, स्ट्रेंज है, डेविएट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, टू कीप द वॉल्स फ्रॉम द डोर, टू कीप द वॉल्स फ्रॉम द डोर, इस ईडियम का मतलब देखो, टू कीप द वॉल्स फ्रॉम द डोर, वुल्फ, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। अब अगर वुल्फ हमारे घर में घुस जाएगा तो वो सब कुछ तबाह कर देगा ना, अगर वुल्फ हमारे घर के अंदर आ जाएगा तो वो तो सब कुछ फिनिश कर देगा, सब खत्म कर देगा, सब खराब कर देगा। तो वुल्फ को हमें डोर से हटा के रखना होगा कि वो हमारे डोर के अंदर ना आ पाए। ओके, हम एंट्री प्रोहिबिशन नहीं है कि हाँ डोर है तो दरवाजे के बाहर हमें किसी को रखना है, तो हम किसी की एंट्री को प्रोहिबिटेड कर रहे हैं। प्रोहिबिट करना मतलब उसको अलाउड नहीं करना, प्रोहिबिट करना उसकी एंट्री को बैन करना। तो हम बैन तो अलाउड नहीं, हम तो अलाउड तो कोई सेंस में है नहीं, हैव अ प्लेजेंट टूर, टूर के बारे में नहीं है, क्रैक द डील नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अवॉइड स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी। तो आप ये कोशिश कर रहे हो कि आपके घर से जो दूर ना, भुखमरी आपके घर से दूर रहे, जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है ना, वो आपके घर से क्या रहे, दूर रहे। आप पॉवर्टी को अपने घर से दूर रखने की कोशिश कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, है ना, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर।
तो आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं ये बस इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जो वोल्फ है वो आपके डोर से दूर रहे। दैट मीन्स आप अवॉइड कर रहे हैं स्टारवेशन को, कि पॉवर्टी है ना। तो एक आता है इन द ब्रेड लाइन। इन द ब्रेड लाइन का मतलब क्या हो गया, आप ब्रेड लाइन पे ही हो, मतलब आप अब कैसे स्टेज में आ गए हो, आप एकदम पॉवर्टी की स्टेज में हो, आप बहुत पुअर हो, है ना। लेकिन आप कोशिश कर रहे हो कि आप ब्रेड लाइन पे ना आ पाओ। दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू अवॉइड स्टारवेशन, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम योर डोर। तो इसका इसलिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीथिंग प्रॉब्लम्स। अब टीथिंग में टीथ याद रख लेना, दांत, दांत याद रख लेना। ओके। जब जब दांत निकलते हैं ना बच्चों के, तो उनको बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। और जो इनिशियल वाले दांत होते हैं जिन्हें हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, जो इनिशियली आते हैं, तो वो दांत इनिशियली आ रहे हैं ना बच्चे की लाइफ में, अभी कुछ इनिशियली स्टार्ट हुआ ही है, तो अभी उसकी जिंदगी में कुछ स्टार्ट ही हुआ है और उसमें भी उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो ओरल प्रॉब्लम, लाइक एक्चुअली में ये नहीं है कि दांत हैं तो ओरल प्रॉब्लम से इसको मार्क कर देंगे। Problems at the start of a new project, problems for quite a long time in adjusting in the new place, and problem of having good dentist. नहीं यार, दांतों से लेके नहीं रख लेना है, डेंटिस्ट वाला कोई सिस्टम नहीं है। Problems for quite a long time in adjusting in the new problem and new place, and problem at the start of the new project। देखो अभी बच्चे की जिंदगी शुरू ही हुई है, उसकी लाइफ अभी जस्ट शुरुआत ही हुई है और उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जस्ट उसकी जिंदगी के शुरुआत में ही दांत निकलने के टाइम से ही बेचारा बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो मतलब उसके क्या हो गए, अभी न्यू प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में जो हमें प्रॉब्लम फेस करते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स। अभी जस्ट दांत निकलना शुरू ही हुआ है और उसी समय हमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट है, अभी उस प्रोजेक्ट का भी शुरुआत ही है और उसी समय हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो दैट इज द प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ एनी न्यू प्रोजेक्ट। तो लाइक प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट शुरुआत में उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उन प्रॉब्लम्स को हम बोलेंगे टीथिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही है। जो शुरुआत की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो शुरुआत की परेशानियां हैं, उसको हम बोलते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स। दांत निकलने के समय में प्रॉब्लम हो रही है तो इनिशियल प्रॉब्लम हो गई उसको, तो नए प्रोजेक्ट में उसको इनिशियली जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कहेंगे हम टीथिंग प्रॉब्लम्स। आई होप आप लर्न कर रहे हैं। अरे हाँ, आज एक चीज आप लोग को बतानी थी बच्चों। आप लोग ने देखा होगा CHSL का आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। CHSL का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया और CGL वाला ही फॉर्मेट उसमें अप्लाई हुआ है। और एज यू कैन सी कि अगेन उसमें इंग्लिश की वेटेज बढ़ के आई है। तो बहुत टेंशन नहीं लेना है कि मैम CHSL करें कि CGL करें कि क्या करें। मान लो कुछ बच्चों ने CPO दिया होगा, उसका रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, कुछ बच्चे CGL दे रहे हैं, CHSL आ गया, तो आपने जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं ना, उसी को कंटिन्यू रखिए। कभी भी ना ऐसा नहीं होता है कि एक वैकेंसी आ गई तो आप दूसरे एग्जाम को छोड़ के फिर उसके ऊपर लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आपने CGL तक अगर आप दे रहे हैं, आप अच्छे खासी पढ़ाई कर चुके हैं, तो बस उसी को मेंटेन रखो। कोई नई स्ट्रैटेजी के चक्कर में नहीं पढ़ना है। 2 महीने पढ़ के तो वैसे भी कोई पेपर नहीं पास करता है। तो जो बच्चा सीरियस है वो शुरू से ऑलरेडी पढ़ता आ रहा होगा। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। कल CHSL की वैकेंसी आ गई है आप लोग की, 4500 वैकेंसीज हैं उसमें। चलो आ जाओ। इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफी। उसको कॉफी नहीं पसंद है ना, मतलब वो कॉफी पीना नहीं पसंद करती है। और ना ही मैं, ना तो वो कॉफी पीना पसंद करती है और ना ही मैं। शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफी और नॉर डिड आई। इसके साथ में क्या लगेगा, इन्वर्जन लगेगा। इन्वर्जन लगेगा तो ये तो गलत हो गया। नॉर आई लाइक इट नहीं, नाइदर आई लाइक इट नहीं, नॉर डिड आई। हेल्पिंग वर्ब आगे और सब्जेक्ट हमारा पीछे। तो नॉर डिड आई, तो ऑप्शन नंबर 11 का क्या बनेगा, डी, नॉर डिड आई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ताजमहल इज अ वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट इन आगरा। नो, ताजमहल जो है क्या है, एक मॉन्यूमेंट है which is worth seeing. ताजमहल is a monument worth seeing in Agra.
मतलब ताजमहल क्या है, पहले ताजमहल के बारे में बताओ। ताजमहल क्या है? एक मॉन्यूमेंट है, और जिसको देखना मतलब अच्छा है ना, वर्थ है, मतलब उसकी एक वैल्यूएबल है। आप अपना टाइम अगर कहीं खर्च कर रहे हो और उसका कोई मतलब मजा ना आए आपको, तो वो बेकार हो जाएगा, वर्थ नहीं होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है वो। ठीक है। लेकिन ताजमहल देखना एक वर्थ वॉचिंग है ना, मतलब अच्छा खासा आपको मजा आएगा, यू विल एंजॉय वॉचिंग। तो ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट, ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है, एंड वर्थ सीइंग इन आगरा, और इसको देखना एक मतलब आप कह सकते हैं यू विल एंजॉय दैट, यू विल फाइंड सो मेनी न्यू थिंग्स, तो इट्स वर्थ वॉचिंग, देखने लायक है। Certain times this happens, like when we watch movies, and when but after seeing that na, after watching that movie we feel like, oh god, now we wasted our time, so that's not worth watching. But certain time you say wow, movie अच्छी थी, देखने लायक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, विच कैन नॉट बी करेक्टेड। ऐसी क्या चीज है जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है? ऐसी क्या चीज है जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता? याद रखो, कॉर, करेक्ट वाला दिख रहा है इसमें से, करेक्ट, कॉर, कॉर का मतलब होता है करेक्ट, और इनका मतलब होता है विदाउट, इनका मतलब होता है विदाउट, और कॉर का मतलब हुआ करेक्ट। तो ये जो है इनकॉरिजिबल का मतलब क्या हो गया? इनकॉरिजिबल का मतलब हो गया विदाउट करेक्शन, विदाउट करेक्ट, आप उसको करेक्ट कर ही नहीं सकते हो। मतलब या तो भाई वो पर्सन है, उसकी आदत इतनी ज्यादा डीप रूटेड है उसके अंदर कि उसके अंदर वो चीज समा गई है, आप उसको सही नहीं कर सकते। ठीक है। तो इनवेटरेट है, उसके अंदर वो आदत एकदम समा गई है, आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते, वो करेक्शन के बियॉन्ड जा चुकी है अब, दैट इज इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है अब वो करेक्शन के परे है, अब आप उसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। एक हो जाएगा इन एलिजिबल। इन एलिजिबल तो आप लोग जानते हैं, जैसे अभी CHSL का आया है एग्जाम, तो इसमें आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा होगा कि 18 साल मिनिमम एज होना चाहिए, एक मैक्सिमम एज बोला है, 12th बोला है, बहुत कुछ चीजें मांगी होती है ना, नेशनैलिटी होती है, आपकी कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होगा। तो एलिजिबल होना मतलब उसके लायक होना, और इन एलिजिबल होना मतलब अभी आप उस चीज के क्या हो, इनअप्रोप्रिएट हो, अप्रोप्रिएट नहीं हो, इनअप्रोप्रिएट हो, आप उसके लायक नहीं हो, आप इनअप्रोप्रिएट हो जाना। ठीक है। अच्छा, इम्प्रैग्नेबल का मतलब क्या होता है? इम्प्रैग्नेबल का मतलब होता है जिसको हराया ना जा सके। इम्प्रैग्नेबल का मतलब होता है जिसको हराया ना जा सके। हमसे पूछा है जैसे करेक्ट ना किया जा सके, तो वो हो जाएगा आपका इनकॉरिजिबल। अब यहाँ पे बोला गया है एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द डूइंग रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर। ओके, दूसरों ने गलत काम किया, और दूसरों के गलत काम को भी, मतलब जो दूसरे लोगों ने गलत काम किया है ना, रॉन्ग डूइंग जो अदर्स की हैं, लेकिन ब्लेम उस पर्सन को किया जा रहा है, मतलब उसने कुछ किया नहीं है लेकिन ब्लेम फिर भी उसको किया जा रहा है, मतलब गलती किसी और की है और ब्लेम किसी और के ऊपर, बात इतनी है। तो जैसे कहते हैं ना बलि का बकरा, हिंदी में जिसको कहते हैं बलि का बकरा, और बलि का बकरा मतलब क्या हुआ? दूसरे की गलतियों के लिए काम गलत किसी और ने किया, लेकिन ब्लेम किसी और के ऊपर डाला जा रहा है। उस ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे? मान लो गलती की ए की, काम खराब किया ए ने, लेकिन सारी की सारी जो डांट पड़ रही है, जो सारे के सारे नुकसान, जो उसके रेपरकशन हैं, वो बी को उठाने पड़ रहे हैं। तो ऐसे इस ये बन गया ना बलि का बकरा, इसको कहेंगे हम स्कैप गॉड। स्कैप गॉड को क्या हुआ मतलब? बलि का बकरा। ठीक है, तो काम गलत करेगा कोई और उसको उसका परिणाम भुगत रहा है कोई और, दैट इज स्कैप गॉड। नेक्स्ट वर्ड क्या आपको बताना है? अच्छा, आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है इसमें से। ठीक है, देखो, एक होता है नाइस, नाइस मतलब अच्छा, और एक होता है नीव, नीव, एक होता है नीव, और एक होता है नाइस। कंसीव,
कंसीव करना मतलब किसी चीज को लेना। लेजर, लेजर टाइम जो होता है, फ्री टाइम होता है। रिजाइन कर दिया, रिजाइन, रिजाइन। तो यहाँ पे से गलत कौन सा है? नीज, NIECE, नीज। तो सी में गलती है। नेक्स्ट वर्ड आपको फिर से वही बताना है, मतलब मिस्टेक बतानी है आपको। डिक्शनरी, इररेलेवेंट, टेंजिबल या पेरिशेबल। देखो डिक्शनरी में याद रखना, डिक्शनरी में डिक, फिर नाउन वाला ION होता है ना, डिक्श, लेकिन अरी होता है, ARY होता है, ORY नहीं होता डिक्शनरी। तो ARY होगा, ORY नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 में हमारे गलती है। टेंजिबल का मतलब होता है जिस चीज को छुआ जा सके। इररेलेवेंट का मतलब हुआ कि वो इनअप्रोप्रिएट है, अब नॉट टू द पॉइंट नहीं है, अप टू द पॉइंट नहीं है, ठीक है। पेरिशेबल का मतलब जो चीजें खराब हो जाती है। तो डिक्शनरी में ए आना चाहिए, ओ नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका? ओके, ये आपका आ गया है क्लोज टेक्स्ट, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। इट हैड बीन umpteen years since we had seen each other. One dull day in autumn, I was traveling on horseback through a dreary stretch of countryside. This was the house of the Roderick Usher who had been my childhood pal. At nightfall, I came in sight of the house of Usher. देखो अगर आपको ना, जैसे अगर जहाँ पे जिन क्वेश्चंस के अंदर आपको ऑप्शंस गिवन होते हैं, तो अगर आपने अपना स्टार्टिंग स्टेटमेंट सही निकाल लिया, अगर आपने अपना स्टार्टिंग स्टेटमेंट सही निकाल लिया, तो आप ऑप्शंस, फिर ऑप्शंस के थ्रू हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि देखो अगर आपको पता चल गया स्टार्टिंग सी से होगी, तो आप सी और डी को मार्क कर सकते हैं, तो आपको मदद हो जाएगी। दो तो आपने वैसे ही काट दिए। देखते हैं। इट हैड बीन अम्थिन, अम्थिन का मतलब होता है बहुत ज्यादा। अम्थिन का मतलब होता है बहुत ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा, मतलब बहुत लंबा समय हो गया है, ये कहना चाहते हैं। अम्थिन का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो क्या हो गया? काफी ज्यादा समय हो गया है, काफी सारे ईयर्स हो गए सिंस वी हैड सीन ईच अदर, मतलब जब से हमने एक दूसरे को देखा है, तो हम दोनों को एक दूसरे को देखे हुए काफी सारे ईयर पास हो चुके हैं। अब यहाँ पे वी कौन है? हम नहीं जानते ये वी कौन है। हमने एक दूसरे को देखा है, ये हम कौन है? हमको तो यहाँ पे कोई डिफाइन ही नहीं किया गया है, तो जो हमारा वी है वो स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं बन सकता है। अच्छा, अब क्यों स्टार्टिंग स्टेटमेंट बन सकता है, तो जरा देख लिया जाए। वन डल डार्क डे इन ऑटम आई वॉज ट्रेवलिंग ऑन हॉर्स बैक थ्रू अ ड्रेरी, ड्रेरी का मतलब क्या होता है? बड़ी डल, एकदम बिना, इनएक्टिव, है ना, एकदम सुस्त पड़ी हुई है, स्लगिश है, एकदम सुस्त है, एकदम सुस्त शाम को। ट्रैवलिंग ऑन हॉर्स बैक मतलब कंट्री साइड एकदम सुस्त पड़ी हुई है, वहां पे मैं डल डार्क डे में दिया हुआ भी है, मैं मतलब अपने ट्रेवल कर रहा था ना हॉर्स बैक पे। दिस वॉज द, हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आई है, आई यहाँ पे क्या है, एक नॉर्मली इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हमारा जो क्यू है वो बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेटमेंट है। तो क्यू हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट है। अब हम देखो हमारे पास में या तो क्यू के बाद में SRP हो सकता है, या RS हो सकता है। अगर हमें सिंपली एक पेयर पता भी चल जाएगा तब भी हम मार्क कर सकते हैं। चलो, तो दिस वॉज द हाउस ऑफ द रोडरिक ओशो, दिस वॉज द हाउस। बट ये कौन सा हाउस, ये दिस जो है ये कौन से हाउस के लिए आया हुआ है? एट नाइट फॉल आई केम इन साइट ऑफ द, साइट मतलब मेरी नजर में आया ना, मतलब नजर में क्या आया? हाउस ऑफ ओशो। आई केम इन साइट ऑफ मतलब मैं उस, जहां से ऊसर का घर है ना वो मेरी नजर में आया, मतलब मैं उस साइड से गुजर रहा था। एंड दिस वॉज द हाउस ऑफ ऊसर। और कौन है ये ऊसर? रोडरिक ऊसर। यानी कि हमें समझ में आ गया कि क्यू के बाद में एस का पेयर बन रहा है। और और ये घर किसका था? ये घर था इन पर्सन का, पूरा पूरा नाम दे रखा है। तो क्यू के बाद में एस बन रहा है और एस के बाद में आर बन रहा है, हमें कम्प्लीटली पता चल गया है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। लेकिन फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। देखो, एक डल डार्क डे पे मैं ट्रेवल कर रहा था, मतलब मैं यात्रा कर रहा था घोड़े पे ना, बोरिंग था दिन था। फिर उसके बाद में क्या हुआ? रात में ना, एट नाइट फॉल मतलब रात में मुझे अपना कोई कोई एक घर दिखाई दिया।
किसी पर्सन का घर दिखाई दिया, और जो ये घर था ये रोज एक ऊसर का था, हु हैड बीन माई चाइल्डहुड पाल। पाल का मतलब क्या होता है? फ्रेंड, जो मेरे बचपन का दोस्त था। और अब इट हैड बीन अमथिंग ईयर सिंस वी हैड सीन ईच अदर, और अब बहुत साल हो चुके हैं जब हमने एक दूसरे को देखा था। तो करेक्टली एकदम क्लियरली हमें ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर है। ऑप्शन सी हमारा एकदम एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि क्यू ने हमें बताया कि डल डार्क डे से मैं वापस आ रहा था, फिर मैंने एक घर देखा, वो घर किसका था? मेरे फ्रेंड का था, और हम लोग बचपन के दोस्त हैं, लेकिन हमें एक दूसरे को देखे हुए बहुत सारे साल हो चुके हैं। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वेरी, देखो पहले आपको क्वेश्चन रीड करना होगा तभी आप समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्टिमेट्स बिटवीन 1942 एंड 1944 देयर वर अप्रोक्सीमेटली 400 victims of this practice daily in Warsaw alone, with numbers on some days reaching several thousands. According to various estimates between 1942 and 19, there were of this practice तो इस दिस प्रैक्टिस की वजह से हमें ये पता चल गया कि जो ये दिस प्रैक्टिस की वजह से हमें ये पता चल गया है कि हमारा जो पी है वो स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं बन सकता। चलो पी तो उन्होंने स्टार्टिंग स्टेटमेंट दिया भी नहीं। A common German practice in occupied Poland was to round up random civilians on the streets of Polish cities. For example, on 19 September 1942, 3,000 men and women were transported by train to Germany. They had been caught in the massive roundups all over Warsaw the previous 2 days. The term Lapanga carried a sardonic मतलब sad connotation from the word's earlier use for the phrase children's game known in English as sad. ओके, कॉमन हम सब कुछ रीड करेंगे यहाँ पे तो फॉर एग्जाम्पल की बात आ गई है, तो एग्जाम्पल देने से पहले आप कुछ तो एक्सप्लेन करोगे, यानी आर हमारा बाद में ही आ सकता है, आर हमारा बाद में आएगा। चलो आगे देखते हैं। जो a common German practice occupied Poland was to round up random civilians। जो भी random civilians है ना उनको आप क्या करो, वहां से हटा दो, वहां से उठा लाओ। ठीक है, तो ये एक कॉमन जर्मन प्रैक्टिस थी। ठीक है, कहाँ पे? पोलैंड में। तो क्यों बिल्कुल हमारा आराम से स्टार्टिंग स्टेटमेंट बन रहा है कि क्यों हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट है। उसके बाद में आगे देखते हैं क्यू को। देखो फिर उसके बाद में क्या है? अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्टिमेट्स, बहुत सारे एस्टिमेट्स के अनुसार 1942 से लेकर 1944 में देयर वर अप्रोक्सीमेटली 400 विक्टिम्स। 4,000 विक्टिम्स हैं इस प्रैक्टिस के, जो डेली मतलब प्रत्येक दिन यहाँ पे ऐसा होता था। इन वॉर्सो ओनली, विद नंबर्स ऑन समडे रीचिंग सेवरल थाउजेंड्स। एवरेज इन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू दिस प्रैक्टिस, मतलब यहाँ पे लोगों को वहां से हटा उनको उठा लेते हैं। और अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्टिमेट्स ना, बहुत सारे एस्टिमेट्स के अनुसार, यानी आराम से हमारा क्यू से टी लिंक हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इस बात का पी का एग्जाम्पल आर में दे रखा है, तो पी का एग्जाम्पल आर है तो पी आर हमारा पेयर बन रहा है, पी आर हमारा पेयर बन रहा है, पी आर पेयर बन रहा है। तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, आपने पेयर अगर ढूंढ लिया तो। और दो तो टर्म है ना, लेपेंगा कैरिड a pseudonymic connotation from the words earlier used for the children game known in English as tag. ओके, देखो Q का पेयर P से बन रहा है, P का फिर R से बन रहा है, तो Q P R तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे S बीच में लगा दिया है और यहाँ पे S लास्ट में लगा दिया है। अगर देखा जाए तो क्यू पी और एस, क्यू पी, हाँ क्यू पी और एस का पेयर बन जाए, क्यू पी और आर का पेयर बन जाए, लास्ट में एक हम नॉर्मल लास्ट में हमने एक लेपेंगा को लेके ये कोई टर्म है जो सेडोनिक कॉनोटेशन है, तो ये हमने लास्ट में लगा दिया है, तो क्यू पी आर एस का हमारा पेयर बन जाएगा, क्योंकि इन तीनों का एकदम एक साथ में ही जोड़ा जा रहा था, ट्रिपलेट बन रही थी ये हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करना है? पैसिव वॉइस में
ये आपको देखो बाय एन अंट दे रखा है ना, एंड दे रखा है, तो ये आपका बाय बाय डूअर, डूअर के साथ में अगर बाय लगा हुआ है तो ये ऑलरेडी पैसिव में है, हमें इसका एक्टिव बनाना है, ऑलरेडी पैसिव में है, हमें इसका एक्टिव बनाना है। तो एन एलिफेंट मे बी हेल्प इवन बाय एन एन एलिफेंट मे बी हेल्प इवन बाय एन इवन। देखो अब यहाँ पे देखो मे बी हेल्प है, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, मे हेल्प, एक्टिव में चला जाएगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कौन है, एंड। ओके, तो यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी है, तो कैन तो आएगा नहीं, गलत होगा। एन एंट में इवन हेल्प अ एलिफेंट, लेकिन यहाँ पे इवन एन एलिफेंट ना, मतलब इवन एक जो जो एक चींटी है ना, एक चींटी भी एक हाथी की मदद कर सकती है, यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि एक एलिफेंट की मदद इवन एक आंट भी कर सकती है। तो यहाँ पे एन एंट में इवन नहीं आएगा, एन इवन एन एंट में हेल्प एन एलिफेंट, तो ऑप्शन टू का कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। तो हम आराम से कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्टली करेक्ट है। देखो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ओके, ये आपको डायरेक्ट दे रखा है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। प्लीज डोंट क्राई ही सेड। ओके, इनडायरेक्ट में हम कभी भी प्लीज, मैडम, सर जैसे शब्दों का प्रयोग करते नहीं है। ओके, तो जो प्लीज है वो किस में चला जाएगा, बैग में चला जाएगा, ही बैग। ओके, देखो यहाँ पे ही सेड टू प्लीज, ये तो गलत हो गया। ही बैग दैट आई शुड नॉट क्राई, मुझे रोना नहीं चाहिए। ही टोल्ड मी टू नॉट टू क्राई, टोल्ड नहीं आएगा ना, प्लीज दिया हुआ है तो। ही बैग्ड मी, उसने मुझसे क्या किया, बैग किया, नॉट टू क्राई, क्राई ना करने के लिए। तो डू नॉट क्राई का क्या बन जाएगा, नॉट टू क्राई, कि मैं क्राई ना करूं, उसके लिए उसने मुझसे क्या बोला, बैग किया, नॉट, और तो टू के बाद में वर्ब का बेस फॉर्म, तो नॉट टू क्राई। इसके साथ में हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। तो प्लीज डोंट क्राई का क्या बन जाएगा, ही बैग्ड मी नॉट टू क्राई। इसके साथ में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, और इसके साथ में हमने अपने आज के कंप्लीट क्वेश्चंस भी कर लिए। ठीक है, अब हम मिलेंगे कल नए सेट के साथ में। चलो, अब आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, बढ़िया से अपना करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।